माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ENSE इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, व्याख्यान 61 8086 एक्यूमुलेटर रजिस्टर या AX। अब हम इन रजिस्टर्स पर गौर करेंगे जो हमारे पास इस एक्सेक्यूशन यूनिट में है। पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे दो 8 बिट रजिस्टर AL और AH माना जा सकता है और इन्हें एक साथ जोड़कर 16 बिट रजिस्टर AX के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। AL में लोअर ऑर्डर बाइट होता है और AH में हायर ऑर्डर बाइट होता है, इसलिए AL लोअर ऑर्डर है और AH हायर ऑर्डर है। IO इंस्ट्रक्शंस AX या AL का उपयोग 16 या 8 बिट डेटा को IO पोर्ट में या IO पोर्ट से इनपुट या आउटपुट के लिए करता है। तो आपके पास 16 बिट IO पोर्ट हो सकता है, आपके पास 8 बिट IO पोर्ट हो सकता है। यदि आपके पास 8 बिट IO पोर्ट है तो आपको मूल्य को आउटपुट करने के लिए इस AL रजिस्टर का उपयोग करना होगा, और यदि आप 16 बिट मूल्य को आउटपुट कर रहे है तो AX रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। तो इंस्ट्रक्शन खुद ही उस चीज की पहचान कर लेगा, जैसे कि यदि आप इन AX कुछ पोर्ट नंबर कहते है तो कुछ पोर्ट नंबर होना चाहिए। यदि आप इस पोर्ट एड्रेस से पढ़ रहे है तो यह माना जाता है कि यह 16 बिट पोर्ट होगा और 16 बिट वैल्यू AX रजिस्टर पर आ जाएगी। यदि यह 8 बिट पोर्ट है तो आप इसी तरह लिख सकते है इन AL कुछ पोर्ट एड्रेस, और इस पोर्ट को 8 बिट पोर्ट माना जा सकता है और 8 बिट वैल्यू AL रजिस्टर पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इस AL और AX रजिस्टर के लिए 8 बिट और 16 बिट एक्सेस हो सकते है। गुणन और विभाजन भी AX या AL का उपयोग करते है, तो वे भी इस AX या AL रजिस्टर का उपयोग कर सकते है। तो 16 बिट गुणन के लिए यह AX रजिस्टर होगा, 8 बिट गुणन के लिए हमारे पास AL रजिस्टर होगा। एक और रजिस्टर BX। तो BX एक सामान्य उद्देश्य रजिस्टर है, लेकिन इसे मेमोरी एड्रेसिंग के लिए कुछ अन्य कार्यक्षमता मिली है, इसलिए इसे बेस एड्रेस कहा जाता है। तो इसमें दो 8 बिट रजिस्टर BL और BH शामिल है, तो उन्हें 16 बिट जोड़ी BX रजिस्टर के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। BL लोअर ऑर्डर बाइट है, BH हायर ऑर्डर बाइट है। तो यह एकमात्र जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसकी सामग्री का उपयोग 8086 मेमोरी को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। तो आप इस BS रजिस्टर को एक पॉइंटर की तरह उपयोग कर सकते है, तो आप इस मेमोरी को संबोधित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते है। इसलिए इस रजिस्टर सामग्री का उपयोग करने वाले सभी संदर्भ DS को डिफ़ॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर के रूप में संबोधित करते है। इसलिए आपके पास MOV AX BX जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते है। तो इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ कुछ इस तरह होगा। उस AX रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन DS:BX की सामग्री मिलेगी, इसलिए यह 16 गुना DS प्लस BX है, तो इस तरह से यह आ जाएगा। तो यह BX रजिस्टर एकमात्र जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसका उपयोग मेमोरी एड्रेसिंग के लिए किया जा सकता है, और इसे बेस एड्रेसिंग कहा जाता है। बेस एड्रेसिंग के तहत इसका उपयोग किया जाएगा और यह DS रजिस्टर का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा। आगे हम CX रजिस्टर में देख रहे है। अब आप देखते है कि AX रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर है के अलावा अन्य रजिस्टर BX CX है, उन्हें कुछ विशेष नाम दिए गए है। 8085 के विपरीत जहां हमें इस तरह ABCD मिले है, तो ये ABCD कुछ आर्बिट्ररी थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यह CX रजिस्टर एक और 16 बिट रजिस्टर है जिसमें दो 8 बिट रजिस्टर CL और CH शामिल है। CL में लोअर ऑर्डर बाइट होता है, CH में हायर ऑर्डर बाइट होता है। फिर हमें शिफ्ट, रोटेट, लूप वगैरह जैसे कई विशेष इंस्ट्रक्शन मिले है जहां CX रजिस्टर का उपयोग काउंटर के रूप में किया जाता है। तो वास्तव में इस लूप इंस्ट्रक्शन का एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है। आप देख सकते है कि लूप का उपयोग करते समय, जैसे कि अगर मैं एक लूप करना चाहता हूं, तो मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमें I 1 से 10 के लिए एक लूप मिला है।
तो लूप के इस बॉडी को दोहराया जाएगा और यदि यह लूप है तो जब हम इसे 8086 के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में परिवर्तित करते है तो हम क्या कर सकते है, हम इस CX रजिस्टर को 10 मान के साथ लोड कर सकते है। इसके लिए MOV CX 10 जैसे इंस्ट्रक्शन है, तो CX रजिस्टर वैल्यू 10 है और फिर हम कह सकते है कि लूप स्टार्ट होता है। तो यह क्या करेगा, यह इस लूप बॉडी को 10 बार दोहराएगा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस लूप बॉडी को यहाँ रखा जा सकता है। तो यह इस लूप बॉडी को दोहराता रहेगा और हमें लूप कंडीशन के एंड को अंत में जांचना नहीं है। आमतौर पर यदि हम 8085 में इस प्रोग्राम को लिख रहे है तो यह कुछ इस तरह दिख रहा होगा। सबसे पहले रजिस्टर R को 1 से इनिशियलाइज़ करना है और फिर हमें यहाँ जांचना होगा कि R 10 के बराबर है या नहीं, और यदि नहीं तो फिर मुझे यहाँ लूप बॉडी मिलनी चाहिए और फिर हमें R को बढ़ाना होगा, R को R1 के बराबर करना होगा और फिर इस L1 पोजीशन पर कूदना होगा, L1 पर कूदना होगा। इसलिए प्रोग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। संरचनात्मक रूप से यह कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप देखते है कि इन अतिरिक्त चीजों को 8086 लूप इंस्ट्रक्शन के मामले में नहीं किया जाना चाहिए, तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। और इस लूप बॉडी को कितनी बार एक्सेक्यूट किया जाएगा, यह इटरेशन काउंट CX रजिस्टर रखेगा, तो उस काउंट को CX रजिस्टर में रखा जाएगा। इसलिए हम इस इंस्ट्रक्शन पर वापस आएंगे जब हम इस 8086 इंस्ट्रक्शन सेट पर जाएंगे तो यह लूप शुरू होता है। फ्लैग्स को प्रभावित किए बिना यह ऑटोमेटिकली CX रजिस्टर में 1 से कमी करेगा और हम जांच करेंगे कि क्या CX 0 के बराबर हो जाता है। यदि यह 0 है तो 8086 अगले इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करता है, अन्यथा 8086 लेबल स्टार्ट को ब्रांच करेगा। तो लूप बॉडी के अंत में आप लूप स्टार्ट कह सकते है, तो यह वापस लेबल स्टार्ट पर जा रहा है यदि CX नॉन जीरो है, और अगर CX 0 है तो लूप बॉडी खत्म हो गई है, तो यह ऑटोमेटिकली अगले इंस्ट्रक्शन पर जाएगा। तो हम 0 ओवरहेड लूपिंग लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते है। इसलिए लूपिंग उद्देश्य के लिए हमें कोई अतिरिक्त ओवरहेड भुगतान नहीं करना होगा। फिर एक अन्य रजिस्टर DX रजिस्टर या डेटा रजिस्टर है और इसमें दो 8 बिट रजिस्टर DL और DH मिले है। संयुक्त होने पर इस DL रजिस्टर में लोअर ऑर्डर बाइट होगा और DH रजिस्टर में हायर ऑर्डर बाइट होगा। इसका उपयोग 16x16 गुणन में हायर 16 बिट परिणाम को धारण करने के लिए किया जाता है। इसलिए यदि आप 16x16 गुणन करते है तो परिणाम 32 बिट होगा और 32 बिट परिणाम के लिए यह DX रजिस्टर हायर ऑर्डर बाइट को रखेगा और गुणन इंस्ट्रक्शन के लिए यह AX रजिस्टर लोअर ऑर्डर बाइट को रखेगा। इसी तरह यदि आप विभाजन ऑपरेशन कर रहे है तो यह विभाजन से पहले भाज्य के हायर ऑर्डर 16 बिट्स और विभाजन के बाद का 16 बिट शेष है। इस तरह यह DX रजिस्टर विशेष रूप से गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए उपयोगी है। तो गुणन के लिए DX के पास ये हायर 16 बिट्स होंगे और AX के पास लोअर 16 बिट्स होंगे। और अगर हम 32 बिट डेटा को 16 बिट डेटा से विभाजित करने जा रहे है तो इस 32 बाय 16 डिवीजन से पहले यह 16 बिट भाज्य, तो इस DS रजिस्टर में भाज्य के हायर ऑर्डर 16 बिट्स और AX रजिस्टर में यह लोअर ऑर्डर 16 बिट्स होंगे और विभाजन के बाद इस DX रजिस्टर में शेष होगा। तो विभाजन किया जाएगा और फिर DX रजिस्टर में शेष रहेगा और इस AX रजिस्टर में भागफल होगा, AX में भागफल होगा और DX में शेष होगा। तो इस तरह यह DX रजिस्टर विशेष रूप से गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए उपयोगी है, अन्यथा आप इसे एक जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में उपयोग कर सकते है। तो यह हमेशा होता है, लेकिन गुणन और विभाजन के इस विशेष कार्य के लिए दो और विशेष उद्देश्य रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर। इसलिए वे दोनों इस मायने में एक समान है कि दोनों स्टैक सेगमेंट तक पहुंच प्राप्त करेंगे। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर का एक ऑपरेंड के रूप में उपयोग करता है, मेमोरी के स्टैक सेगमेंट में देखेगा।
इसलिए यदि आपके पास MOV AX BP जैसा कोई इंस्ट्रक्शन है तो यह डेटा सेगमेंट में नहीं दिखेगा, लेकिन यह स्टैक सेगमेंट में दिखेगा। जबकि यदि आप इंस्ट्रक्शन MOV AX SI में देखते है तो इसमें यह सेगमेंट रजिस्टर के रूप में DS रजिस्टर का उपयोग करेगा, इसलिए यह डेटा सेगमेंट का उपयोग करेगा। हालाँकि यदि आप MOV AX BP की तरह लिख रहे है तो इस मामले में सेगमेंट रजिस्टर स्टैक सेगमेंट होगा। तो इस SP और BP का उपयोग स्टैक सेगमेंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी में स्टैक सेगमेंट को शामिल करने वाले इंस्ट्रक्शंस के एक्सेक्यूशन के दौरान वर्तमान स्टैक सेगमेंट रजिस्टर से ऑफसेट के रूप में SP का उपयोग किया जाता है। तो मूल रूप से हमें यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर मिल गया है और फिर जब भी आप इस पुश पॉप ऑपरेशन को कर रहे होते है तो पॉप या पुश इंस्ट्रक्शंस के कारण स्टैक पॉइंटर को ऑटोमेटिकली अपडेट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। तो जब आप एक पॉप करते है तो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जाता है और जब आप एक पुश करते है तो स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि यह SS रजिस्टर इस मेमोरी के निचले हिस्से की ओर इशारा करेगा जहां यह स्टैक बनाया गया है। और फिर जैसा कि आप एक पुश ऑपरेशन कर रहे है तो स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया गया है। अगर आपको यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यहाँ मिल गया है और इस दिशा में मेमोरी एड्रेस कम हो रहे है तो इस दिशा में मेमोरी एड्रेसेस कम हो रहे है और फिर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर को अधिकतम मूल्य पर रखा गया है और इस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को 0 के बराबर बनाया गया है। अब इसके बाद जब आप एक पुश कर रहे हो तो यह मूल्य 1 से घटाया जाएगा, इसलिए यह वह स्थान प्राप्त कर रहा है जहां मूल्य एक पुश इंस्ट्रक्शन में आएगा, या यदि आप उस स्थिति में एक पॉप ऑपरेशन कर रहे है तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा। कुछ समय में स्टैक इस तक पूर्ण हो सकता है, ये सभी स्थान भरे हुए है और स्टैक पॉइंटर इस ओर इशारा कर रहा है। फिर उस स्थिति में स्टैक पॉइंटर को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के बाद स्टैक पॉइंटर को नीचे आना चाहिए, तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो यह वह कर रहा होगा। तो इस तरह से हम इस स्टैक पॉइंटर और इस स्टैक सेगमेंट को इस पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के लिए एक्सेस कर सकते है। बेस पॉइंटर यह वर्तमान स्टैक सेगमेंट के भीतर एक ऑफसेट है, तो इसका उपयोग बेस एड्रेसिंग मोड के लिए किया जा सकता है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि कई बार जब आप पैरामीटर वगैरह पास कर रहे होते है तो कॉल्ड प्रोसीजर में पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए स्टैक सेगमेंट पर गौर करना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए इस बेस पॉइंटर का उपयोग पास कर चुके विभिन्न पैरामीटर्स पर जाने के लिए किया जा सकता है। एक्सेक्यूशन यूनिट में दो और विशेष उद्देश्य रजिस्टर है, एक को सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI कहा जाता है और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर या DI है। वे इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते है। इसलिए जैसा कि आप जानते है कि इंडेक्स एड्रेसिंग बहुत लोकप्रिय एड्रेसिंग मोड्स में से एक है जहां इन रजिस्टर को इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको सेगमेंट की शुरुआत की ओर इशारा करते हुए यह DS रजिस्टर मिला है और DS SI उस सेगमेंट के भीतर विशेष प्रविष्टि की ओर इशारा करेगा। इन SI और DI रजिस्टर का उपयोग इस इंडेक्सिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो डेटा स्ट्रिंग्स को संसाधित करते हैं इन SI और DI रजिस्टर का एक साथ उपयोग करते है। SI DS का उपयोग एक सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा, DI ES का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के बीच अंतर किया जा सके। इसलिए यदि आपको यह मेमोरी के रूप में मिला है और फिर उस मेमोरी में मान लीजिए कि हमें दो सेगमेंट्स मिल गए है, इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था यह एक सेगमेंट है और यह एक और सेगमेंट है और आप इस स्पेस से कई बाइट्स को इस स्पेस में ट्रांसफर करना चाहते है, तो आपको यह सोर्स के रूप में मिला है और यह डेस्टिनेशन के रूप में। यह बाइट्स की संख्या होगी जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते है। तो आप क्या कर सकते है, इस सेगमेंट रजिस्टर को आप DS द्वारा इंगित कर सकते है, इस सेगमेंट रजिस्टर को आप ES द्वारा इंगित करते है। SI रजिस्टर आप यहाँ आरंभीकृत कर सकते है और DI आप यहाँ आरंभीकृत कर सकते है
और जिन बाइट्स को आप ट्रांसफर करना चाहते है उनकी संख्या रखने के लिए आप रजिस्टर CX काउंटर रजिस्टर को इनिशियलाइज़ करते है। सोर्स से आप कितने बाइट्स स्थानांतरित करना चाहते है, बाइट्स की ये संख्या आप CX रजिस्टर में लोड कर सकते है और फिर आप इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस मूव्स का उपयोग कर सकते है। यह एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन मूव है, इसलिए यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो यह क्या करेगा, यह ऑटोमेटिकली इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री को इस मेमोरी लोकेशन पर स्थानांतरित कर देगा। तो जो कुछ भी काउंट इस CX रजिस्टर में डाल दिया गया है यह उसे स्थानांतरित कर देगा। इतने बाइट्स यह सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस तरह यह सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोगी हो सकते है। एक और रजिस्टर जो हमारे पास है वह फ्लैग रजिस्टर है। तो इस फ्लैग रजिस्टर में जो बिट्स महत्वपूर्ण है वे बिट 0 है जो कैरी फ्लैग है। इसलिए यह फ्लैग तब तक सेट किया जाता है जब एडिशन के मामले में मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट से कैरी आउट मिलता है और सब्ट्रैक्शन में बोरो मिलता है, तब यह कैरी फ्लैग सेट होता है। तो यह 8085 के समान है। इसके अलावा हमारे पास स्टेटस रजिस्टर PSW रजिस्टर है, तो यह भी उसी के समान है। हमें बिट नंबर 1 मिला है जो अनिर्दिष्ट है, तो यह उनके आंतरिक उद्देश्य के लिए हो सकता है। फिर यह बिट संख्या 2 पैरिटी फ्लैग है और यह फ्लैग 1 पर सेट है यदि परिणाम के लोअर ऑर्डर बाइट में 1 की संख्या सम है और 1 की संख्या विषम के लिए यह 0 पर सेट है। तो यदि आपको लगता है कि लोअर ऑर्डर बाइट में 1 की संख्या इवन यानी सम है तो यह 1 होगा, इसलिए इसका समग्र परिणाम विषम समता होना चाहिए। तो यह विषम समता सिद्धांत का पालन करता है। बिट 3 का उपयोग नहीं किया जाता है। हमें बिट संख्या 4 यह ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग मिला है, इसलिए यह फ्लैग सेट है अगर सबसे कम निबल से यानी लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट से एक कैरी है तो एडिशन के दौरान बिट 3 या सब्ट्रैक्शन के दौरान सबसे लोएस्ट निबल यानी बिट 3 के लिए बोरो। तो अगर सबसे कम निबल से यानी सबसे कम 4 बिट से एक कैरी मिलता है तो यह बिट सेट हो जाएगा और यदि लोएस्ट 3 बिट्स के लिए बोरो है तो यह बिट 1 पर सेट हो जाएगा। बिट 5 का उपयोग नहीं किया जाता है। बिट 6 0 फ्लैग है। यदि किसी इंस्ट्रक्शन द्वारा की गई गणना या तुलना का परिणाम 0 है, जैसे यदि आप समानता की जांच कर रहे है या यदि आप कुछ जोड़ या घटाव संचालन कर रहे है और परिणाम 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में 0 फ्लैग सेट किया जाएगा। फिर हमें साइन फ्लैग SF मिला है। यह फ्लैग तब सेट किया जाता है जब किसी भी गणना का परिणाम नेगेटिव होता है। यदि परिणाम नेगेटिव होता है तो उस स्थिति में यह SF फ्लैग साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। फिर हमें TF फ्लैग मिला है, तो यह ट्रैप फ्लैग है। इसका मतलब है कि यह सिंगल स्टेप एक्जीक्यूशन मोड में प्रवेश करेगा। तो सिंगल स्टेप एक्जीक्यूशन या यह सिंगल स्टेपिंग है। यह तब उपयोगी होता है जब आप किसी प्रोग्राम को डिबग करने की कोशिश कर रहे होते है। जैसे प्रोग्राम डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में हो सकता है कि हम प्रोग्राम को लिखें, लेकिन हो सकता है कि प्रोग्राम मुझे सही रिजल्ट नहीं दे रहा हो। इसलिए यह समझने के लिए कि संभावित समस्या क्या हो सकती है, हमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप यानी एक बार में एक इंस्ट्रक्शन चलाने की आवश्यकता है और हम प्रोग्राम के माध्यम से यह देख सकते है कि यह कैसा चल रहा है। इसलिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करने के बाद प्रोग्राम को रोकना यह मुश्किल हो सकता है। इसलिए यदि आप इस TF बिट को सेट करते है तो यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्यूशन के बाद आंतरिक इंटरप्ट उत्पन्न करके सिंगल स्टेप एक्जीक्यूशन मोड सुनिश्चित करेगा। इसलिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्यूशन के बाद यह एक इंटरप्ट उत्पन्न करेगा जिसका वह इंतजार करता है। डिबगर रूटीन के रूप में हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन हो सकती है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन वास्तव में डिबगर कोड है जो हमारे पास है। इसलिए अब यह आंतरिक रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है। उपयोगकर्ता जिस मूल्य को देखना चाहता है उसके आधार पर उन्हें उपयोगकर्ता को दिखाया जा सकता है। तो इस तरह डिबगर डिजाइन को इस TF बिट का उपयोग करके सुगम बनाया जा सकता है।
इसके बाद IF बिट है जो कि इंटरप्ट फ्लैग है। यदि इसे सेट किया जाता है तो 8086 बाहरी मास्क इंटरप्ट्स को पहचान लेगा और इसे क्लियर करने से इन इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा। तो मूल रूप से हमारे पास 8086 में मास्केबल इंटरप्ट्स है, इसलिए यदि आप इसे 1 पर सेट करते है तो यह मास्केबल इंटरप्ट्स 8086 प्रोसेसर तक पहुंच जाएंगे। यदि आप इसे 0 पर सेट करते है तो ये सभी इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगे। 8086 प्रोसेसर तक कोई भी इंटरप्ट नहीं पहुंचेगा। फिर हमें यह डायरेक्शन फ्लैग DF मिला है। इसका उपयोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यदि यह बिट 0 है तो स्ट्रिंग को लोएस्ट एड्रेस से हाईएस्ट एड्रेस तक प्रोसेस्ड किया जाता है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंटिंग मोड है। अन्यथा स्ट्रिंग को हाईएस्ट एड्रेस से लोएस्ट एड्रेस पर ऑटो डिक्रीमेंटिंग मोड में प्रोसेस्ड किया जाएगा। तो यह इस तरह है। मैं इस कोड को स्थानांतरित करना चाहता हूं, जैसे कि यह मेमोरी है और हम जानते हैं कि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए वे मुख्य रूप से डेटा के एक ब्लॉक को एक चंक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी होते है। अब यदि ये चंक्स नॉन ओवरलैपिंग नहीं है तो यह सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 1 से मैं इसे सेगमेंट 2 में स्थानांतरित करना चाहता हूं। अब यदि सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 नॉन ओवरलैपिंग है तो मैं इस बाइट को यहाँ कॉपी कर सकता हूँ और फिर अगले स्थान पर अगले बाइट को। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, या मैं दूसरा तरीका भी कर सकता हूँ। मैं नीचे से कॉपी करना शुरू कर सकता हूँ। पहले इसको यहाँ कॉपी करें, फिर इसे यहाँ कॉपी करें। तो मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेगमेंट्स ओवरलैपिंग है, यानी मेमोरी में मुझे यह सोर्स सेगमेंट इस तरह मिला है, यह मेरा सोर्स सेगमेंट है और यह डेस्टिनेशन, तो यह डेस्टिनेशन है और यह सोर्स है। उस स्थिति में हमें नीचे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, अन्यथा सामग्री को ओवरराइट किया जाएगा। इसलिए मुझे नीचे से शुरू करने की आवश्यकता है। पहले यहाँ कॉपी करें, फिर वहाँ। मुझे इस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। या अगर ओवरलैपिंग दूसरे तरीके से है, यदि मान लीजिए ओवरलैपिंग इस तरह से है, यह सोर्स है और यह डेस्टिनेशन है, तो यह आपका डेस्टिनेशन है और यह सोर्स है। अगर ऐसा होता है तो मुझे शुरुआत से ही कॉपी करना शुरू करना होगा। इसलिए पहले स्थान से मुझे कॉपी करना शुरू करना है। सोर्स की शुरुआत से मुझे कॉपी शुरू करना है। तो यह दिशा स्टेटस रजिस्टर में DF फ्लैग द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। इसलिए यदि आप DF फ्लैग को 0 पर सेट करते हैं तो यह एक दिशा से कॉपी करेगा, और यदि आप इसे 1 पर सेट करते हैं तो यह दूसरी दिशा से कॉपी करेगा। इसलिए इस सोर्स और डेस्टिनेशन ब्लॉक के एड्रेसेस को देखकर आप केवल यह पता लगा सकते हैं कि इसे किस दिशा में सेट किया जाना चाहिए, और ओवरलैपिंग पैटर्न के आधार पर हम दिशा का चयन कर सकते है। ओवरलैपिंग पैटर्न के आधार पर हम DF फ्लैग या डायरेक्शन फ्लैग का चयन कर सकते हैं, और फिर एक ओवरफ्लो फ्लैग है। इसलिए यदि ओवरफ्लो होता है तो यह फ्लैग सेट किया जाता है। यदि साइंड ऑपरेशन का परिणाम एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में समायोजित करने के लिए पर्याप्त है तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा, और यदि परिणाम 8 बिट साइंड ऑपरेशन के मामले में 7 बिट से अधिक आकार का है और 16 बिट साइंड ऑपरेशन के मामले में 15 से अधिक बिट्स है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट किया जाएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि यदि कुल स्थान 8 बिट के रूप में दिए गए हैं तो आपकी संख्या -2 पावर 7 से 2 पावर 7 -1 के रूप में होनी चाहिए। तो अगर यह 7 बिट्स में साकार नहीं होता है तो ओवरफ्लो होगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में सभी नंबरों को 8 बिट में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जब आप 16 बिट प्रतिनिधित्व के लिए जा रहे होते हैं तो यह -2 पावर 15 से 2 पावर 15 -1 तक चला जाता है। इसलिए यदि आप उस सीमा से आगे जा रहे हैं तो ओवरफ्लो सेट हो जाएगा, अन्यथा ओवरफ्लो बिट 0 है। इसलिए इस फ्लैग रजिस्टर में ये सभी जानकारी होगी और हम इसका उपयोग विभिन्न स्थितियों की जांच करने के लिए कर सकते हैं। आगे हम जनरल पर्पस रजिस्टर में देखेंगे। ये इन रजिस्टर्स का सारांश है जो हमारे पास 8086 में है। इन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समूह 1 जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट या 8 बिट हो सकते हैं। तो AX, BX, CX, DX
16 बिट रजिस्टर है और AL BL BH CL CH DL DH 8 बिट रजिस्टर है। फिर दो 16 बिट पॉइंटर्स SP स्टैक पॉइंटर और BP बेस पॉइंटर है। दो इंडेक्स रजिस्टर है SI और DI, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, वे भी 16 बिट है। फिर एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP है, तो यह इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है जो हमारे पास है। फिर सेगमेंट रजिस्टर में CS DS SS और ES, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट है, वे भी 16 बिट रजिस्टर है। और फिर हमें एक और फ्लैग रजिस्टर या PSW प्रोसेसर स्टेटस वर्ड मिला है, तो यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है। इस तरह हमारे पास 8086 में ये रजिस्टर है और उनके अलग अलग उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को आप इस तरह संक्षेप कर सकते है कि AX रजिस्टर एक 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। 8 बिट के लिए भी हमें AL मिला है जो एक्यूमुलेटर के रूप में काम करेगा, तो यह AX 16 बिट ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाएगा और AL 8 बिट ऑपरेशन के लिए एक्यूमुलेटर के रूप में काम करेगा। फिर BX रजिस्टर बेस रजिस्टर BX है, यह बेस एड्रेसिंग मोड का बेस वैल्यू रखता है, तो हम बेस एड्रेसिंग मोड देखेंगे। फिर CX वह विशेष रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल शिफ्ट रोटेट लूप इंस्ट्रक्शंस के लिए काउंट वैल्यू रखने के लिए काउंटर रजिस्टर के रूप में किया जाता है। फिर DX रजिस्टर यह डेटा रजिस्टर है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में काम करने के अलावा इसे गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए विशेष कार्य मिला है। गुणन या विभाजन ऑपरेशन के दौरान हायर ऑर्डर 16 बिट्स को वहां संग्रहीत किया जाएगा। फिर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर SP है, तो इसका उपयोग टॉप स्टैक मेमोरी के ऑफसेट एड्रेस को रखने के लिए किया जाता है, तो यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर नीचे की ओर इंगित करेगा और स्टैक पॉइंटर उसी के भीतर ऑफसेट की ओर इशारा करेगा। फिर हमें बेस पॉइंटर मिल गया है, तो इसका उपयोग ऑपरेंड को स्टैक से दूर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग एक सेगमेंट रजिस्टर के रूप में कर रहा है और फिर हम इस BP द्वारा स्टैक सेगमेंट के भीतर एक्सेस कर सकते है। उसके बाद यह सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI है, यह स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए सोर्स ऑपरेंड का इंडेक्स मान रखता है। और फिर DI डेटा इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स, तो यह स्ट्रिंग ऑपरेशन में डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए है। इसके बाद हम एड्रेसिंग मोड्स को देखते है। इन रजिस्टर्स की तरह 8086 अच्छी संख्या में एड्रेसिंग मोड्स का समर्थन करता है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को एक डेटा पर काम करना पड़ता है और अलग अलग तरीके होते हैं जिससे सोर्स ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में निरूपित किया जा सकता है। तो यह वास्तव में एड्रेसिंग मोड है। हम जानते हैं कि 8085 में हमने कई एड्रेसिंग मोड्स भी देखे हैं। 8086 के मामले में हमारे पास विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स हो सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर एड्रेसिंग, जहां एक रजिस्टर को ऑपरेंड के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर इमीडिएट एड्रेसिंग, जहां मूल्य जिस पर यह ऑपरेशन होगा इंस्ट्रक्शन के साथ ही निर्दिष्ट किया गया है। कांस्टेंट वैल्यूज निर्दिष्ट किए जाते हैं। फिर हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मिल गया है, जहां हमें यह मेमोरी एड्रेस सीधे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, जिसमें यह रजिस्टर एड्रेस के रूप में कार्य करेगा और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए रजिस्टर सामग्री का उपयोग करेगा। फिर यह बेस्ड एड्रेसिंग है, जो कि अरे प्रकार के एक्सेस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो एक बेस एड्रेस होता है और उस संबंध में यह इसे एक्सेस कर रहा है। कुछ बेस रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। फिर हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग है। SI और DI रजिस्टर्स का उपयोग इंडेक्सिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। फिर बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग, जहां यह बेस और इंडेक्स एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। फिर स्ट्रिंग एड्रेसिंग होती है। पोर्ट एक्सेस के लिए हमें डायरेक्ट IO पोर्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट IO पोर्ट एड्रेसिंग मिला है। और जंप इंस्ट्रक्शंस और इस कॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें रिलेटिव एड्रेसिंग मिला है। यह रिलेटिव एड्रेसिंग वर्तमान लोकेशन के सापेक्ष हो सकता है। और फिर हमें यह इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मिला है, जहां ऑपरेंड को अलग से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में निहित है। तो हम इन एड्रेसिंग मोड्स को देखेंगे। ऑपरेशन के विभिन्न